नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 4 इस्लामाबाद में संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वजीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। हाउसिंग का प्रोजेक्ट था, उसका ये आगाज़ हो रहा है और ये इंशाअल्लाह ये जो स्कीम घरों की हमने शुरू की है, ये इंशाअल्लाह अब सारे पाकिस्तान के अंदर हम ये लेके जाएंगे। बड़ा समझने के लिए आपके लिए कि ये जो स्कीम है, गवर्नमेंट, आवाज नहीं आ रही, आ जाएगी अभी आवाज। आपको इस स्कीम का मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको समझा दूं कि ये गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कर रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं कि हम 50 लाख घर बना सकें। हमारी कोशिश ये है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ज़मीन गवर्नमेंट लेके आए और हुकूमत के पास सारे पाकिस्तान में ज़मीन पड़ी हुई है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर आके, जिस तरह ये प्रोजेक्ट है 18,500 घरों का प्रोजेक्ट है, इसमें से 10,000 घर सिर्फ और सिर्फ हमारे उस तबके के लिए हैं जो अपने पैसे से घर नहीं खरीद सकते, और इंशाअल्लाह घर की कीमत वो होगी जो आम आदमी, जो सबसे हमारा कमज़ोर तबका है, वो खरीद सके। जाहिर है लोग ज़्यादा हैं, 10,000 घर सिर्फ इस स्कीम में हैं, तो इंशाअल्लाह कुरान अंदाज़ी की जाएगी, सबके सामने कुरान अंदाज़ी की जाएगी, और आपको वो उन लोगों को जो भी जिनका कुरान निकलेगा उनको 10,000 घर मिलेंगे, और इंशाअल्लाह 1.5 साल के अंदर हम उन लोगों को घर दे चुके होंगे। हमारी इसी तरह की कोशिश होगी पाकिस्तान के शहरों में। शहरों के अंदर कच्ची बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियों में लोग रहते हैं जिनके पास ना मालिकाना हुकूक हैं और ना ही उनके पास यूटिलिटी बिजली है, कई जगह सीवरेज सिस्टम नहीं है, बुरे हालात में रहते हैं। कराची में तकरीबन 30-40% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर के साथ हम मिलके इसी तरह करेंगे कि वो आधी ज़मीन दे देंगे कि वो डेवलप कर लें, कमर्शियल सेंटर बना दें, और आधी ज़मीन पे जितने भी कच्ची आबादी पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए हम घर बना देंगे। तो वो लोग जो इस वक्त बुरे हालात में रह रहे हैं कच्ची आबादियों में, इंशाअल्लाह उनके लिए वो घर बनेंगे जो आराम से उनको बिजली भी मिले, गैस भी बने, मालिकाना हुकूक भी उनके पास हो, उनके अपने घर हों। और ये शुरू इस्लामाबाद में हमने 2 सेक्टर देखे हैं जिधर कच्ची आबादी हैं, उनसे अब हम तैयारी कर रहे हैं, डेवलपर से बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको लेके आएंगे। इस तरह की स्कीमें हिंदुस्तान में मुंबई में भी हुई, तुर्की में भी हुई, मलेशिया में भी हुई, तो वही उनसे हम सीख के पाकिस्तान में भी उसी तरह की स्कीमें लेके आ रहे हैं। मकसद ये है कि अभी तक सिर्फ पैसे वाले लोग घर बना सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं, कैश नहीं है, तो एक आम आदमी अपने लिए घर नहीं ले सकता। हमारा जो ये 50 लाख घर की स्कीम है, इसका असल मकसद ये है कि आम लोग, तनख्वाहदार तबका, पुलिस वाले, वो लोग जो सरकारी नौकर हैं, जो अपनी तनख्वाह में घर नहीं ले सकते, वो छोटी छोटी किस्तें दे के उनको मौका मिले, जिस तरह बाहर दुनिया में होता है, कि वो अपने लिए अपना घर बना सकें। मैंने मिसाल दी है कि दुनिया के अंदर क्यों आम लोगों को मौका मिलता है घर बनाने का और पाकिस्तान में नहीं बना सकता, अक्सर पाकिस्तानी अपना घर नहीं बना सकता। उसकी वजह है कि बैंक जो हैं, जिसको बाहर मॉर्गेज कहते हैं, बैंक घरों के लिए कर्जे नहीं देते।
हिंदुस्तान में 10% लोगों को बैंक कर्जे देते हैं, मलेशिया में 30% बैंक से कर्जे लेके घर बनाए जाते हैं जिसको मॉर्गेज कहते हैं, बर्तानिया में, अमेरिका में 80 से 90% लोग घर बनाते हैं बैंकों से कर्जे लेके। पाकिस्तान में अब तक क्योंकि कानून नहीं है, जिसको फोरक्लोजर लॉ कहते हैं, जो अभी तक अदालत में भी फंसा हुआ है और हम कानून भी बना रहे हैं, पाकिस्तान में 0.2% बैंकों से पैसा लेके घर बनाते हैं, कर्जा लेके। तो ये हम कानून भी नया लेके आ रहे हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए ताकि वो बैंक से पैसे कर्जे लेके घर बनाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि तनख्वाहदार तबके के लिए वो अपनी तनख्वाह से छोटी छोटी किस्तें दे के तो वो भी अपने लिए घर बना सके, अपने नाम कर सके। तो ये एक पहली हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह ये अब ये जो ये जिस तरह की हमने स्कीम बनाई है, ये अब हम और भी बड़े दुनिया से बाहर भी लोग कोशिश कर रहे हैं इसी के अंदर हमारे नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर आने के लिए। बाहर से भी इन्वेस्टर्स हैं और इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये हम स्कीम सारे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं आज ये फिर से कहना चाहता हूँ कि ये आगाज़ है और इंशाअल्लाह जो मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में हमारे वो लोग जो अब तक सोच भी नहीं सकते थे कि अपने लिए घर बना सकें, उन लोगों को अब आज से उम्मीद मिल जानी चाहिए कि हमारी हुकूमत अब पूरी कोशिश करेगी कि आपको मौका मिले कि आप भी अपनी तनख्वाह में से, अपनी मजदूरी में से आपको भी मौका मिले अपने लिए एक घर बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 4 इस्लामाबाद में संगे बुनियाद रखने की तकरीब जारी थी, जिससे वजीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सादिकाबाद में ट्रेन का अलमनाक हादसा पेश आया। लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस मेन लाइन से हटकर वल्हार स्टेशन की लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। 21 अफराद जाँ बहक हुए, 89 शदीद जख्मी हुए। हादसे के बायस ट्रेन की 5 बोगियां तबाह हो गई। कई बोगियां शदीद मुतासिर हुई, कई मुसाफिर मुतासरा बोगियों में फंसे रहे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रेन हादसा सिग्नल सिस्टम की खराबी के बायस पेश आया। हादसे के बाद कराची से ट्रेनों की रवानगी में भी ताखीर है। अकबर बुख्ती एक्सप्रेस आज सुबह सादिकाबाद के वल्हार स्टेशन के करीब पहुंची तो माल गाड़ी पहले से वहां मौजूद थी। अकबर एक्सप्रेस मेन लाइन के बजाय लूप लाइन पर चढ़ गई और माल गाड़ी से टकरा गई। कांटा बदला हुआ था माल गाड़ी का, उसी कांटे से ये नीचे आ गई है। बस ये हुआ, आगे आगे गाड़ी माल गाड़ी को लगी है। ये कांटा चेंज के बाद ये देखें इस तरीके से ये कांटा चेंज हो गया है। ये है वो कांटा जो चेंज करने की कोशिश की गई, मगर हुआ या नहीं हुआ इसकी तहकीकात जारी हैं। ये देखें, इसको कांटे को जो है ये पहले यहाँ था, अगर इसी कंडीशन में होता तो ट्रेन ने बिल्कुल सीधा चले जाना था, लूप लाइन पे नहीं आती। तसादुम इतना खौफनाक था कि अकबर एक्सप्रेस का इंजन मुकम्मल तबाह हो गया और 7 बोगियां शदीद मुतासिर हुई। मकामी अफराद, रेस्क्यू एहलकार, पुलिस इंतजामिया और पाक फौज के दस्तों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो एकदम से धमाके की आवाज़ आई, मेरा बेटा छोटा नीचे लेटा हुआ था, मैं इसको आवाज़ें देने लग गई। 4:45 साढ़े 4 बजे के टाइम पे बस ये हुआ है कि बस मैं गिरा हूँ, ऊपर से नीचे गिरा हूँ, बस ये चोट लगी मेरे यहाँ पे। फजर की अज़ानें हो रही थी, वहाँ सादिकाबाद से ट्रेन निकली और उसके बाद में ये हादसा पेश आ गया। ऐसा पता लगा जो 10 की आवाज़ आई है, फिर बस सारा कोहराम मच गया। ट्रेन के जख्मी ड्राइवर अब्दुल खालिक और असिस्टेंट ड्राइवर भी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। जराये के मुताबिक वाक़े के बाद स्टेशन मास्टर फरार हो गया। जहां बहक अफराद का ताल्लुक नौशहरा, फैसलाबाद, रहीम यार खान और दीगर इलाकों से है। मुतासरा ट्रेन की दीगर बोगियों को नई ट्रेन के साथ कोयटा रवाना कर दिया गया है। सादिकाबाद में पेश आए अफसोसनाक हादसे के मकाम पर जा बजा लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। इसी बारे में मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान के इलाके वल्हार में जो आज सुबह के वक्त ट्रेन का हादसा पेश आया था, उसका रेस्क्यू का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मगर आप ये देख सकते हैं कि वो जो मुसाफिर इस ट्रेन में बदनसीब सफ़र कर रहे थे, उनका सामान अभी तक यहाँ पर बिखरा पड़ा है। ये देखें, ये एक टोपी यहाँ पर पड़ी है, वो बच्चों का सामान है, खाने पीने की अशिया है, चादर हैं, सामान है,
जूतियाँ वहाँ पर पड़े हैं जो मुसाफिर इसमें सफ़र कर रहे थे। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ, वो एक बैट आपको नज़र आ रही है जो एक बच्चा इसमें सफ़र कर रहा था, शायद बैट से खेलता रहा है। रेस्क्यू का जो अमल है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 21 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं और 94 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी बताए गए हैं कि जिन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और जो जाँ बहक हो चुके हैं उनको मुख्तलिफ़ मकामात पर भेजने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रेन के मलबे को उठाने का अमल है वो रेलवे हुकाम का कहना है कि वो कल से शुरू होगा। इसके अलावा जो है इसकी तहकीकात भी की जा रही हैं कि आया ये हादसा किस तरह पेश आया। उसके लिए टीम जो है यहाँ पर पहुँचने वाली है जो लाहौर से रवाना हो चुकी है, जिसके बाद हतमी तौर पर इस चीज़ का फ़ैसला किया जाएगा कि हाँ इसका हादसा किस तरह पेश आया। अकबर बुट्टी एक्सप्रेस के हादसे ने एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को भी अब्दी नींद सुला दिया। मुसाफिरों का कहना है कि तसादुम इतना खौफनाक था कि लगा ज़ोरदार धमाका हो गया है। मोहम्मद असलम मलिक इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अकबर बुगटी एक्सप्रेस के कई मुसाफिरों का सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। ऐसे ही मुसाफिरों में डॉक्टर बशीर अहमद का खानदान भी था जो ननकाना साहब से सेवन शरीफ जा रहा था। डॉक्टर बशीर अहमद, इनकी अहलिया, 2 बेटे हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि एक बेटा और एक बेटी जख्मी है। नमाज के टाइम हमारे से रब्ता हुआ सादकाबाद में। मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनवाता हूँ और नमाज पढ़ के आया हूँ तो बच्ची ने किसी गांव वाले से इतला कराई, वो रो रही थी उसके टांगे, मामू मुझे निकाल लो। मुसाफिरों का कहना था कि हादसा इतना खौफनाक था, ऐसा लगा जोरदार धमाका हो गया। तो एकदम से धमाके की आवाज़ आई। मेरा बेटा छोटा नीचे लेटा हुआ था, मैं इसको आवाज़ें देने लग गई कि मेरा बेटा किधर है, बेटा। बस कुछ समझ नहीं आई क्या हो रहा है। मुरीद अब्बास केस में एसपी तारिक धारेजो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करके फिर खुदकुशी करूँगा। तो काफ़ी हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है जो अभी पेपर्स हमें रिसीव हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन जो मोटिवेशन थी इसकी मारने की या मोटिव था वो यही मॉनेटरी डिस्प्यूट ही था। इसमें जो आतिफ जमान ने जो ये काम किया है। रकम अब तक कितनी हो गई टोटल, कितने लोगों ने कितनी बता दी इतनी रकम आपके पास? देखिए अभी तक तो आप समझिए कि जो फिगर था जो आ रहे हैं क्लेमेंट्स वो 40 करोड़ के करीब है, लेकिन ये फिगर बढ़ेगा। जो हमें अंदाज़ा हो रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता कि ये फिगर बढ़ेगा। और इसमें यही था कि इसको आगे ये जो इन्वेस्टर के तौर पर जो लोग आ रहे थे उनके आगे कुछ और एजेंट्स थे, फिर उनके पीछे कुछ और थे, तो इसी तरह चेन बनी हुई थी काफ़ी, ताकि एक के पीछे तकरीबन मेन जो प्राइम एजेंट्स थे इसके 25 थे। उसके बाद फिर कुछ काफ़ी लोग थे, उनसे किसी ने 10 लाख की, किसी ने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। उनको ये फिक्स अमाउंट में जो है वो प्रॉफिट दे रहा था और काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि प्रॉफिट इतना हैवी दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शामिल कर दिए जाए। कितने अरसे से टायरों का काम कर रहा था और मीडिया पर्सनस के कितने पैसे अब तक सामने आए हैं जो कि इस पे लगाए गए थे? और दूसरा ये बता दीजिएगा ये स्मगलिंग का भी काम करता था और किस तरीके कार से ये रकम मंगाता था, क्या करता था? देखिए इसमें पहला नंबर के टायरों का जो बिजनेस था इसने इनको दिखाया था, फिजिकली कोई नहीं दिखा। फिजिकली कोई ऐसी शॉप नहीं है जिसमें कि आप जाएँ गोदाम में टायर पड़े हों। इसने कहीं पर इन्वेस्ट किए थे, पैसे लगा रहा था। अमाउंट क्योंकि हम नहीं समझते कि इतना ज़्यादा हैवी है कि हम नहीं कह रहे कि कहीं इसने कोई इधर उधर हो गया होगा अमाउंट, इसने कहीं ना कहीं लगाया होगा अमाउंट। मीडिया पर्सन्स के हवाले से पहले मुरीद अब्बास हैं, फिर उनके तकरीबन समझें कि जो फिगर आ रही है वो 10-11 करोड़ के करीब आ रही है। और फिर जो है मुद्दसर इकबाल हैं, उनके तकरीबन आप समझे 6-7 करोड़ रुपए के करीब आ रही है फिगर, 6-7 करोड़। तो तकरीबन आप समझे कि ये दोनों उसमें है, बाकी के भी आ रहे हैं, बाकी के भी मीडिया पर्सन्स के वो आ रहे हैं। तो इसमें उस मालियाती स्कैम से ज़्यादा हम उसकी क्रिमिनलिटी पे जो उसने मर्डर किया है जिसमें उसका भाई भी इन्वॉल्व है आदिल, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये तो उसका समझे मोटिवेशन है जिसकी वजह से थोड़ी सेंसेशन बनी हुई है कि कौन से मीडिया के पैसे थे, मीडिया पर्सन्स के पैसे थे, इस वजह से थोड़ी सेंसेशन बनी हुई है। लेकिन जो हमारा प्राइम फोकस है वो उसकी मर्डर केस पे है। इसका मेडिकल कराया, नशे में तो नहीं था जब इसने फायरिंग की? आइस क्रिस्टल के नशे में? नहीं, मेडिकल हुआ था इसका जिस वक्त ले गए थे,
ब्लड सैंपल्स उसके लिए गए थे, उसमें कोई नशे में नहीं था। जो इसने काम किया वो प्री प्लान। हुमायूं कौन है? इसकी दूसरी शादी, कोई आतिफ की दूसरी शादी, इस तरह का कोई मैटर इसमें नहीं। हुमायूं जो था, अभी जो हमें पता चला, जो इंटरव्यूज़ अभी हमने किए हैं, उसमें इनका प्राइम जो वो भी एक प्राइम इन्वेस्टर था जिसने काफ़ी पैसे उसने भी लगाए हुए, उसके भी तकरीबन आप समझे कि हुमायूं के भी तकरीबन 3-4 करोड़ रुपये लगे हुए। भाई, इसका जो स्टेटमेंट, कितने गवाह बुलाए गए थे? आज किसका बयान हुआ है? और आज मुदस्सिर इकबाल का हुआ है और उमर को भी बुलाया था हमने, जो उस दिन बच गया था वाक़े में, उसको बुलाया। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई अभी, लेकिन वो आ रहा है थोड़ी देर में। उससे पहले जो वहाँ पर मुख्तलिफ जो वहाँ पर यानी शाहिदीन थी, उसको 6-7 हमने गवाह लिए। अभी मैं जा रहा हूँ टीम के साथ वहाँ पर हॉस्पिटल, डॉक्टर से इजाज़त ले लिए, अभी उसका फॉर्मल हम इसकी स्टेटमेंट ले रहे हैं। क्या बताया मुदस्सिर ने यही बताया कि पहले 2018 से इसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, जिसमें पहले सबसे पहले इसने 10 लाख की, फिर इसने तकरीबन सारे जो फैमिली मेम्बर से मिला के, कुछ दूसरे दोस्तों के मिला के, उसमें कुछ मीडिया के लोग थे उनसे मिला के तकरीबन इसने समझे कि 7 करोड़ के करीब इसने इन्वेस्टमेंट की थी। और ये 3-4 दिन पहले तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता इनका भांडा खुदला गया कि ये बिज़नेस नहीं कर रहा। एक तो स्मगलिंग में है, टायर स्मगलिंग में थोड़ा उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा जो है वो इसने बताया था कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो जो पहले कश्मीर का जो ज़लज़ला आया था उसमें मर गई थी, लेकिन इसका फिर भाई निकल आया। फिर इन्होंने और थोड़ा प्रोब किया तो उसमें उसकी पूरी फैमिली ट्री निकल आई, जिसमें उसकी बहनें भी थीं, भाई दूसरे वालिद भी थे। तो इस पर उसकी थोड़ा इनको शक बढ़ा, तो इस पर उन्होंने उसकी क्वेश्चनिंग शुरू की। तो क्वेश्चनिंग करने जब उनको पता चला कि मेरा भांडा फूटता जा रहा है, तो उसके बाद ये इसने मर्डर का जो है वो भाई और आतिफ ही हैं, कोई एम्प्लॉय तो नहीं था सीसीटीवी में? और भी लोग जैसे एम्प्लॉय भी? इसका एक ड्राइवर है नदीम, उसको भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उसमें उसका क्या यानी रोल है, वो अभी हमने देख रहे हैं शवायद की रोशनी में। लेकिन इसका भाई पूरी तरह इसका इन्वॉल्व है। मुदस्सिर ने क्या ये भी बताया कि उसको भी बुलाया गया था? उसका क्या किरदार था? उसको किस तरह पता लगा? वो क्या मामला क्या था? देखिए, मुदस्सिर को भी मिलाने वाला मुरीद अब्बास ही था शुरू में, और उसी के कहने पे, क्योंकि मुरीद अब्बास सिर्फ 2015 से काम कर रहा है इसके साथ। उसके बाद उसको देखा देखी, जब उसने मुरीद अब्बास के भाई को टायर शॉप भी बना के दी थी पीछे पंजाब में, वहाँ पर मियाँ वाली में, तो उसके देखा देखी जब उन्होंने देखा कि सबको ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सबको चीज़ें दे रहा है, तो इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसको भी 9 बजे बुलाया था उस रात, और उसके साथ ही उनके साथ ही, लेकिन अलग इसको टाइम दिया था। तो उसने किया ये था आतिफ ने कि 4-5 लोगों को अलग टाइम अलग जगहों पे बुलाया था, लेकिन जो है वो पुलिस पहुंच गई, उन्होंने सबको रोक लिया। जब जिसको फ़ोन ये कर रहा था सबको रोक लिया, क्योंकि वो मीडिया पर्सन सारे फौरी इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा था हमें, तो इससे काफ़ी हमें मदद मिली उसको लोकेट करने में और उसको पकड़ने में। ठीक है सर, बढ़िया, थैंक यू। मुरीद अब्बास केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले एसएसपी तारिक धारेजो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आईजी सिंध कलीम इमाम कहते हैं टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुनियादी तौर पे एक क्राइम हुआ है जिसने एक शख्स ने जो है 2 लोगों को कत्ल किया। हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पूरा इस माफिया को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो कि पैसे लेके और इलीगली तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, पूरे रैकेट्स की हम तह तक पहुँचेंगे। लेकिन हम जो है जो हमारे एंकर हैं उनके फैमिलीज़ मेंबर के साथ हम भी ऑफर आवर कंडोलेंसेस एंड प्रेयर्स, अल्लाह ताला उनको सब्र दे इस मौके पे। लेकिन एसएसपी साउथ ने और डीआईजी साउथ ने बरवक्त कार्रवाई की है, लोकेटर के थ्रू उन्होंने बरवक्त उन लोगों को पकड़ा है जिन्होंने ये काम किया है। मज़ीद गिरफ्तारी भी हुई है, पूरी तहकीकात की जा रही है, और वो लोग जो जिन्होंने ये काम किया है या इस किस्म का मज़ीद काम कर रहे हैं शहर में, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें क्या बात सामने आई है, कितने पैसों का तनाज़ा था ये? जी देखें, ये करोड़ों रुपए का तनाज़ा सामने आ रहा है। जैसे कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ से हमारी पर्सनली बात भी हुई तो उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि सिर्फ जो मुरीद अब्बास है उनके 10 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इसी तरह मुदस्सिर इकबाल का आज बाकायदा बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि जो आतिफ जमान का ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नदीम नामी ये ड्राइवर है, जबकि इस केस का एक मरकजी जो ऐनी शायद रेहान, उसकी भी जो है उमर रेहान, उसकी भी जो है वो बयान रिकॉर्ड करने के लिए उसे तलब किया गया, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचा है। उसकी भी तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी इस कारोबार में। इस तमाम तर वाकयात के हवाले से 2 से 3 अफराद को पुलिस की जानिब से हिरासत में भी लिया गया है, उनसे इस बात की तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि जो इस ट्रांसपोर्टर और इस काम से जो लोग हैं
उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 20 से ज्यादा अपराध की जो लिस्ट है वो मुरतब कर ली गई है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से। उनको भी तलब किया जाएगा और उनके भी बयान जो है वो कलमबंद किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आपने डिटेल्स दी। हैदराबाद के इलाके GOR से अगवा होने वाले 2 बहन भाई पुलिस की नाअहली और बरवक्त कार्रवाई न होने के बायस जान से हाथ धो बैठे। दोनों बहन भाइयों को अगवा करने के बाद कत्ल किया गया। SSP का कहना है कि लड़की को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इससे मुतालिक रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। हैदराबाद के इलाके GOR के रिहायशी 10 साला अब्दुल कादिर और उसकी बहन 8 साला रुखसाना 8 जुलाई को घर से बर्फ लेने के लिए घर से निकले। 3 घंटे बाद कोसार से अब्दुल कादिर जख्मी हालत में मिला। 9 जुलाई को अब्दुल कादिर जान की बाजी हार बैठा, लेकिन मरने से कबल कातिल का नाम बता दिया। कादिर ने बयान दिया कि मुझे उस्मान ने यहाँ से ही उस्मान ने उठाया और वहाँ पे जो छुरा मारा वो भी उस्मान ने ही मारा था। कमसिन बेटा जान से हाथ धो बैठा तो सदमे से 2-4 वालिदैन बेटी की बाजियाबी के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन 2 दिन बाद बच्ची की तशद्दुद शुदा लाश भी लतीफाबाद से मिली। उन्होंने कुछ भी नहीं किया पुलिस ने उस टाइम, नहीं काटी थी। फिर 2-3 दिन के बाद वो ये गुजर गया था, फिर उसने काटी थी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, जबकि पुलिस अब तक अगवा और कत्ल के हौलनाक वाक़े का सुराग लगाने में नाकाम रही है। कैमरामैन काजी शकील और साथी रिपोर्टर अली नईम के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। आपको लिए चलते हैं सखर, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स जमहूरियत के जंग में एक फ्रंट लाइन रहे हैं। तब भी जमहूरियत की जंग में प्रेस क्लब्स एक फ्रंट लाइन थे और आज भी जमहूरियत की जंग में प्रेस क्लब्स एक फ्रंट लाइन हैं। इसलिए आपके आज़ादियों पे हर तरफ से हमले हो रहे हैं। हमने देखा कि कैसे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद मीडिया ग्रुप्स के, मीडिया हाउसेस का। सादिकाबाद में होने वाले ट्रेन हादसे की इसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में सिग्नल सिस्टम को हादसे की वजह करार दे दिया गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर हादसे से कबल हंगामी ब्रेक लगाकर अपनी नशिस्तें छोड़कर इंजन की पिछली जानिब चले गए थे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन हफीज। इस वक्त हम स्टेशन मास्टर के कमरे में मौजूद हैं, जहां पर ट्रेनों की आमदोरफ्त के निज़ाम को मॉनिटर किया जा रहा है। आज अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी का हादसा कैसे पेश आया, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में किसको जिम्मेदार करार दिया गया, हम रेलवे के टेक्निकल अंदाज में आज आपको बताने की कोशिश करते हैं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात सुबह 4:15 पर सादकाबाद और रोरी के दरमियान वलहार स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहुंची तो स्टेशन मास्टर ने सिग्नल बदलकर उसे लूप लाइन पर भेजकर रोक लिया। तकरीबन 15 मिनट बाद लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस वलहार स्टेशन के करीब पहुंची तो स्टेशन मास्टर ने रेलवे स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत मुसाफिर ट्रेन को मेन लाइन पर ही रखते हुए ग्रीन सिग्नल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन मास्टर के सिस्टम पर ग्रीन सिग्नल जाहिर हो गया, लेकिन अमलन ट्रैक का कांटा मेन लाइन पर आने की बजाय लूप लाइन पर ही रहा। यूं अकबर एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ बढ़ गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अकबर एक्सप्रेस के ड्राइवर अब्दुल खालिक और असिस्टेंट ड्राइवर फरमान इलाही ने जब ट्रेन को लूप लाइन पर जाते और सामने मालगाड़ी को खड़े देखा तो फौरी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर अपनी नशिस्तों से उठकर पीछे की तरफ भागे। उनकी जान तो बच गई लेकिन जख्मी हो गए। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में सरकारी गाड़ियां चोरी करने और छीनने में मुलव्वस 6 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। SSP अमजद शेख के मुताबिक बदनाम ज़माना मीरानी ग्रुप पहले भी 27 मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार अफराद गाड़ियां छीनने के अलावा डिफेंस, क्लिफ्टन, बहादराबाद में डकैतियां भी करते हैं। गिरोह की गिरफ्तारी पुलिस मुकाबले के बाद हुई। निशानदही पर एक छीनी गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के कब्जे से पुलिस ने ये सब कुछ बरामद किया।
जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों कार्रवाई की। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी अमजद शेख ने बताया कि कराची से सरकारी गाड़ियां चोरी और छीनने वाले गिरोह के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में उबैदुल्ला, जावेद, यासीन, मोहम्मद अली मीरानी और यासीन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 सरकारी गाड़ियां, क्लाशनकोव, जाली नंबर प्लेट्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की यूनिफॉर्म बरामद हुए हैं। 2-3 दिन पहले गाड़ियां चोरी और छीनी गई हैं गवर्नमेंट की, वो हमने रिकवर करवा ली हैं। उसमें एक कल्टस कार है GS नंबर प्लेट की, जो सचल टाउन से चोरी हुई थी। और उसके अलावा जो एक्स एडवाइज़र हैं CM के हाजी यूसुफ मस्तोई साहब, उनकी जो टोयोटा करोला गाड़ी है वो भी बरामद हुई है। उसके अलावा इनसे दूसरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं जो छीनी गई थी, जिसमें गिजरी थाने से एक टोयोटा करोला थी वो छीनी गई थी, वो बरामद हुई है। और एक दूसरी है वहाँ पर डिफेंस से छीनी गई थी सिटी कार, वो भी बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान गाड़ियां चोरी करने के बाद बलूचिस्तान ले जाकर फरोख्त किया करते थे। मुलजिमान 12 साल से गाड़ियां चोरी करने की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिमान की निशानदही पर गुज़िश्ता दिनों बदीन में एक गाड़ी बरामद की गई थी। बदीन से वापसी पर ठट्टा के करीब पुलिस वैन उलट गई थी। हादसे में मुलजिमान का एक साथी हलाक हो गया था, जबकि एक पुलिस एहलकार अब तक तशवीशनाक हालत में जेर इलाज है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। भारत की न्यूजीलैंड से शिकस्त पर सोशल मीडिया सारिफीन भी किसी से पीछे नहीं। एक खातून ने किस तरह कोहली एंड कंपनी से चुटकियां ली, आप भी देखिए। With due respect to all my Indian friends, with due respect to all the Indians, भाई हमने कहा था ना हमने कहा था ना सरफराज का बदवा नहीं लेना है। लो भाई पकड़ लो टिश्यू। खैर कोई बात नहीं, ऐसे होता है ना, कोई बात नहीं ले लो अगले साल, कोई बात नहीं भाई, ले लो। कितने डब्बा चाहिए, ले कोई बात नहीं, लेकर जाओ अपने साथ। कब तो लेकर नहीं गए, डब्बा लेकर जाओ टिश्यू का, कोई बात। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.